आज हम लोग 10वीं वर्ग का फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के विषय में कुछ जानेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है प्रकाश। अर्थात प्रकाश की जब परिभाषा दी जाएगी तो इसकी परिभाषा बनती है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके तहत हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहे तो आप जो है किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। जैसे कि जब रात होता है और प्रकाश का स्रोत अगर नहीं होता है, बल्ब वगैरह या कोई मोमबत्ती नहीं जल रही होती है, तो सब कुछ अंधेरे में दिखता है। अर्थात कोई वस्तु हमें दिखती है, इसकी यह प्रक्रियाएं चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ यह जो बोर्ड है, यह बोर्ड आपको तभी दिखेगा जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें इस बोर्ड पे पड़ेंगी और यहाँ से परावर्तित होकर आपकी आंखों तक जाएंगी, तब जो है आप इस बोर्ड को देख पाइएगा। अर्थात मान लीजिए यह कोई वस्तु है और सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वह इस पे पड़ रही हैं और तब यह किरणें यहाँ से परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुँच रही हैं, तब आप इन वस्तु को देख पाइएगा। तो यह जो किरणें हैं यह परावर्तित किरण होती है और यह रिफ्लेक्स होने के बाद जब इधर आंखों तक आती है तो यह अपवर्तित किरण मतलब आपतित किरण होती है। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं और इसको आपतित किरण बोलते हैं। और जिस नियम अनुसार यह परावर्तित होती है उसे परावर्तन का नियम बोलते हैं। इसके बीच में एक अभिलंब होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, और इसे बोलते हैं आपतन कोण। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आपतन कोण। इसलिए परावर्तन के दो नियम, यह जो प्रक्रिया है यह परावर्तन का नियम कहलाता है। इसका नोट्स भी आपको लिखाया जाएगा और आप खुद से भी बुक से हेल्प लेके इसके नोट्स को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं समझाने का कार्य कर रहा हूं फिलहाल। तो यहाँ जो है परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होता है। तो परावर्तन के दो नियम है। सबसे पहला नियम कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण अभिलंब और आपतित किरण, यह तीनों एक ही दिशा में होते हैं, मतलब एक ही तल में होते हैं। अर्थात जिस चीज को हम देख रहे होते हैं वहां पे होते हैं। अगर यह दोनों कोण बराबर दिखाई नहीं दे तो हमें बोर्ड दिखाई नहीं देगी, अच्छी तरीके से बराबर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अर्थात प्रकाश वह माध्यम जिसके तहत हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपने इसे समझा। अब प्रकाश की किरणें जो हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। हालांकि किरणों का गमन सिर्फ सीधी रेखा में होता है, लेकिन प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला प्रकार है कि समांतर किरण पुंज। जैसे कि मान लीजिए एक किरण जब है तो एक किरण तो सीधा चलता है, फिर इसके किरण एक सीधा चलता है, लेकिन जब किरण पुंज की बात आती है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि 2 किरण, 3 किरण, 4, 5, तो यह जो है यह किरण पुंज है। इस प्रकार की चलने वाली किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, ठीक है। और इसके बाद इस किरण पुंज के बाद आप इसको उतारते चलिए बारी बारी से, ठीक है। अब बारी बारी से उतारते रहिएगा तो आपको फायदा होगा। इसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। जैसे
अभिसारी का मतलब हुआ कि यहां से किरणें आती हैं, फिर यहां से किरणें आती हैं, फिर यहां से किरणें, मतलब किरणें आती हैं और आकर के एक बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं। यह एक बिंदु है जहां पर किरणें आके मिल रही हैं। इस सिंबल से पता लग रहा है कि इधर से किरणें आ रही हैं। अगर यह सिंबल इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो इसका मतलब किरणें जा रही हैं, लेकिन यहाँ किरणें आ रही हैं। तो एक बिंदु पे जब मिलती हैं तो इस किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। और एक बिंदु से किरणें निकल के बाहर जा रही हूं, ठीक है, तो इस किरण पुंज को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही नेसेसरी चीजें हैं। ठीक है। तो आपने किरणों के समूह को, किरण पुंज को, और समांतर किरण पुंज को, अपसारी किरण पुंज को, अभिसारी किरण पुंज को देखा। ठीक है। अब इसके बाद जो पदार्थ है, पदार्थ के विषय में हम लोग बात करेंगे। पदार्थ का आपने परिभाषा 9वीं वर्ग में पढ़ा होगा कि पदार्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, ठीक है, उसे पदार्थ कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कॉपी, किताब, बेंच, डेस्क, या जो भी चीजें, ये सब की सब पदार्थ है। इस सृष्टि पे जो भी चीजें आपको दिखती हैं वो सब की सब पदार्थ है। पदार्थ के 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 3 अवस्थाओं को अच्छी तरीके से चर्चा किया गया है और समझा गया है विज्ञान की दृष्टि में। 2 अवस्थाएं बाद में मतलब निकाली गई हैं। तो फिलहाल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा पदार्थ को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में बांटा गया है। ठोस, द्रव और गैस की चर्चा आपने 9वीं वर्ग में किया होगा और देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन फिलहाल आपको पदार्थ के 3 रूपों को देखना है जिसमें प्रकाश की स्थिति दिखती हो। वह ठोस, द्रव और गैस जो थी वो तो केमिस्ट्री का एक भाग था, रसायन का एक भाग था। लेकिन फिलहाल पदार्थ को फिजिक्स के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। पारदर्शी का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश हो करके आसानी से गुजर जाए। जैसे कि शीशा के अगर अंदर कोई है, मतलब शीशा एक तरफ से है और इस बगल अगर कुछ है, तो उस बगल से भी आप देख सकते हैं कि इधर क्या है। तो शीशा जो है पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। अपारदर्शी जैसे कि दीवाल के इधर क्या है आप देख नहीं सकते हैं। हम यहाँ पे हैं खड़े, तो इस दीवाल के मतलब उधर से कोई देख नहीं सकता है कि कौन है, भले ही मेरी आवाज को सुन सकता है। ध्वनि जो है हवा के माध्यम से संचारित होती है। हमारी ध्वनि, मैं जो बोल रहा हूं, आपके कानों तक पहुंच रही है तो हवा के माध्यम से। लेकिन आप जो देख रहे हैं, आपकी दृष्टि, यह रोशनी अर्थात प्रकाश के माध्यम से है। तो जब रास्ते में दीवाल आ गया तो प्रकाश यहां से वहां तक जा नहीं रहा है, जिसकी बदौलत हम दीवाल के उस पार क्या है नहीं देख पाते हैं, भले ही हम उसे सुन पाते हैं। ठीक है। तो और अपार मतलब जो बिल्कुल प्रकाश को अपने से बाहर नहीं जाने दे, वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे कि दीवाल। ठीक है। और पारभासी का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणों को हल्की हल्की मात्रा में बाहर जाने दे, तो वह होता है, क्या होता है, पारभासी। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, तेल लगे हुए कागज से आप ऐसे देखिएगा तो हल्का हल्का दिखाई देगा। प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक से आप देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी को भी समझें। और यह पहले से आप 6th-7th में भी पढ़े होंगे। फिलहाल अब परिवर्तन के नियम को भी हमने देखा। के बाद बारी आती है प्रतिबिंब की।
ठीक है। प्रतिबिंब एक तरह से कहा जा सकता है छाया, कहा जा सकता है। छाया और प्रतिबिंब में बहुत अंतर है, समझे। जैसे कि हम लोग कैमरे से फोटो लेते हैं, जो फोटो बन के आता है वह प्रतिबिंब है, ठीक है। और हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी छाया जो यहाँ बगल में यहाँ हाथों पे बन रही है, बोर्ड पे देख रहे हैं आप यहाँ, यह छाया है। अर्थात छाया जो है हूबहू नहीं होती है, वो सिर्फ उसकी इंडिकेट कर सकता है कि क्या है, जबकि प्रतिबिंब जो है बिल्कुल इन हाथों की तरह होगा। तो अब प्रतिबिंब होती कैसी है, बनती कैसे है प्रतिबिंब? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पे एक अगर दर्पण बनाते हैं, दर्पण की चर्चा हम करेंगे, फिलहाल प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। यह है अवतल दर्पण। यहां हम वस्तु रखते हैं, ठीक है। इस वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं या मिलती हुई नजर आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दर्पण से टकराएंगी, आके मिलेंगी, यहाँ टकराएंगी, आके मिलेंगी, फिर यहाँ टकराएंगी, आके मिलेंगी। जहाँ पे मिलती हैं वहाँ जो प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी आकृति यहाँ प्राप्त होगी जो इसकी प्रतिबिंब कहलाती है। जो यह वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। वास्तविक प्रतिबिंब इस तरीके से प्राप्त होता है, अर्थात किसी वस्तु, अब इसकी परिभाषा को समझिए प्रतिबिंब की। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई मालूम पड़ती हैं, जब वह कटती हुई वास्तविक स्थिति में कटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं। और जब यह कटती हुई मालूम पड़ती है, ऐसा एहसास किया जाता है कि यहाँ पे कट सकती है, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है, ठीक है। तो जब कटती है, कटती हुई मालूम पड़ती है, तो वह प्रतिबिंब कहलाती है। और जब वास्तव में कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब के दो रूप होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। और जब कल्पना किया जाता है कि कट रही हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दर्पण, ठीक है। दर्पण यहाँ पे बीच में आ रहा था। अब दर्पण की चर्चा की जाए तो दर्पण जो है 3 प्रकार का होता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल, अवतल और उत्तल। समतल का मतलब हुआ कि जो सीधा समतल हो, जैसे कि ये बोर्ड जो है आपको समतल दर्पण का रूप हो सकता है यदि यह शीशा होता और पीछे से इसकी कलई की गई होती। और अवतल का जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, धंसा हुआ हो और पीछे से कलई की गई हो, ठीक है, तो यह अवतल है। और यह जो है जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो और पीछे से कलई की गई हो, यह उत्तल है, ठीक है। अब आपने समतल, अवतल और उत्तल से आपकी पहचान हुई, ठीक है। साथ में आप लोग उतारते चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है, नहीं तो फिर वीडियो देख के आपको उतारना पड़ेगा। तो यह हो गया समतल, अवतल और उत्तल, ठीक है। अब मैं अगले स्टेप में आपको इन दर्पणों की विभिन्न बिंदुओं से अवगत कराऊंगा। जैसे कि मान लीजिए यदि मैं अवतल दर्पण लेता हूं जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है, यह दर्पण जो है गोलीय दर्पण का रूप होता है। एक गोल दर्पण होता है जिसको अगर बीचों बीच काट दिया जाए
तो इधर से यह अवतल और इधर से कलई कर दिया जाए तो उत्तल। समझ गए? तो यह गोलीय दर्पण का वृत्त के रूप में होता है। एक तरह से समझिए तो वृत्त है। वृत्त का जो केंद्र होता है उसको सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अब इस सी से दर्पण के बाहरी सीमा को जब हम मिलाते हैं तो जहां पे मिलता है यह बोलता है मुख्य बिंदु या प्रधान बिंदु, जिसको P द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? P द्वारा सूचित करते हैं। अब यह CP वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। अब जो है इधर से भी ये P तक मिलता है, समझें। और यह जो रेखा है CP, अगर यहाँ पे कोई बिंदु E डाल देते हैं तो यह AP प्रधान अक्ष कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा आपको आगे। AP क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। समझ गए? और यहां से अगर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं, यहां से कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं यह होता है फोकस F। तो FP फोकस दूरी कहलाता है। समझ गए? और यह फोकस दूरी जो है FP इस CP की आधी होती है। इसलिए जब कोई पूछे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है तो आपको कहना होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसलिए इसका सूत्र भी होता है कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, जिसको सिद्ध किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है अवतल और उत्तल दर्पण में, जिसे मैं आप लोगों को प्रमाणित करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे इसके हर बिंदुओं को हमने चर्चा कर लिया। अब मैं इस सूत्र को सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा। चलिए।